So welcome to the channel guys. Today we'll see a very important topic, that is fundamental rights. So last video we have seen what are the types of rights. Now we'll see fundamental rights. So article 12 states that it provides the definition of state. Definition of state here means that all the machineries of government, for example executive, legislature, state legislative assembly of respective state and their legislative councils, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट PSUs जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, वो सब स्टेट के अंदर आएंगी. एंड जुडिशरी विल नॉट कम अंडर आर्टिकल 12. आर्टिकल 13 इट स्टेट्स दैट एनी लॉ इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी लॉ कन्फ्लिक्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स से तो इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. ठीक है. राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. एंड मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट डू नॉट रिक्वायर एनी इनेक्टमेंट ऑफ लॉ फॉर देयर इन्फोर्समेंट. मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर, किसी लॉ की ज़रूरत नहीं होती उनको इनेक्टमेंट के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही बनता है वो दे केम इनटू फोर्सेस. ठीक है. बट कुछ केसेस में हो सकता है जैसे राइट टू एजुकेशन, तो वो लॉ उन दोज पर्टिकुलर केसेस ओनली पार्लियामेंट कैन मेक दोस लॉ. स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है उसमें. ठीक है. लेट अस स्टार्ट. राइट टू इक्वालिटी डील्स विथ आर्टिकल 14 to 18. फर्स्ट इज आर्टिकल 14. इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो आर्टिकल 14 में दो टाइप की इक्वालिटी मिलती है. फर्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन का है, और उसका मतलब ये होता है कि लॉ ही प्रिवेल करेगा एंड किसी भी पर्सन को एक स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो सेकंड टाइप की इक्वालिटी प्रोवाइड करता है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर डिफरेंट टर्म्स. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये होता है कि किसी भी पर्सन के सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे. द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है. तो उसको सर्कमस्टेंसेस उसके देखे जाएंगे. नो पर्सन इज अबव द लॉ. ठीक है. तो ये जो प्रोविजन है, नो पर्सन इज अबव द लॉ, इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है. आर्टिकल 15 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एज यू ऑल नो. Article 16 is equality of opportunity in public employment. Article 17 is abolition of untouchability. Article 18 is abolition of titles. Followed by right to freedom, which consists of Article 19 to 22. Article 19 deals with freedom of speech and expression, and there are various types of freedoms which are provided in Article 19. For example, freedom of assembly, association, speech, movement, profession, ठीक है, etc. And Article 20 deals with protection in respect of conviction for offences. ठीक है. अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो किसी भी ऑफेंस में तो उस समय आपको क्या प्रोटेक्शंस मिलते हैं वो आर्टिकल 20 डील करता है. आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. आर्टिकल 21A इज़ राइट टू एजुकेशन. एंड आर्टिकल 22 इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ 23 and 24. Article 23 is prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 24 is prohibition of employment of children in factories act, etc. Followed by a right to freedom of religion, Article 25 to 28. Now Article 25 deals with the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. ठीक है. कॉन्साइंस मतलब होता है जो आपके अंदर से आवाज़ आती है जब भी कोई आप काम करते हो, तो आप कोई भी रिलीजन जो आपकी इच्छा होती है वो इंडिया में प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपेगेट वगैरह कर सकते हो. 26 इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. आप उनके अफेयर्स जो भी हैं रिलीजियस अफेयर्स वो मैनेज कर सकते हो. आर्टिकल 27 डील्स विद फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन. एंड आर्टिकल 28 डील्स विद द फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, डील्स विद आर्टिकल 29 and 30. आर्टिकल 29 स्पेसिफिकली डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. And 30 deals with the right of minorities to establish and administer educational institute. Right to constitutional remedies is Article 32. Basically Article 32 वो आर्टिकल है जिसके बिना पूरे जितने भी फंडामेंटल राइट्स अपन ने देखे हैं वो वेग हो जाएंगे अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा. आर्टिकल 32 क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी भी पर्सन का तो दे कैन कम टू सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. तो उस समय फिर सुप्रीम कोर्ट वेरियस रिट्स इशू करता है. दोज रिट्स आर हैबीस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी, इसका मीनिंग ये होता है. मैंडेमस, टू कमांड, वी कमांड. थर्ड इज प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड. फोर्थ इज सर्च्योरी, टू ट्रांसफर द केस. एंड फिफ्थ इज क्यो वारंट बाय वॉट अथॉरिटी. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस रिट्स
एक वो देता है डिसीजन जिसको फॉलो ही करना पड़ता है, जिसके अगेंस्ट वो डिसीजन देता है, और वो उसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन को चेक करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। अदर राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड है, आर्टिकल 33 डील्स विद टू रिस्ट्रिक्ट और अबॉर्गेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्टिकल 34, तो आर्टिकल 33 में बेसिकली ये लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस में के कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो सकते हैं, बिकॉज इतनी इम्पॉर्टेंट वो रहती है और सिक्योरिटी देश की उससे जुड़ी रहती है। तो आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेस के ले सकती है, ठीक है। आर्टिकल 35 डील्स विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ। कहीं पे भी मार्शल लॉ लगेगा, तो मिलिट्री रूल लगेगा, तो वहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और आर्टिकल 35 डील्स विद द गिविंग अफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसके पास फंडामेंटल राइट्स की अवेलेबिलिटी होगी। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अपन देख रहे हैं सिटीजन्स के बाद कौन कौन से अवेलेबल फंडामेंटल राइट्स होंगे, और फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस सी ओनली टू सिटीजन्स, मतलब सिर्फ सिटीजन्स को ही मिल सकते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। क्या है वो राइट्स? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज आर्टिकल 15, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, तो ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को नहीं। अगर नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आर्टिकल 16, वो भी फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, जो भी आर्टिकल 19 है, दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेनर्स, दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, दिस इज आर्टिकल 29, तो ये भी सिटीजन्स को ही सिटीजन्स ही इसको अवेल कर सकते हैं, फॉरेनर्स नहीं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दैट इज आर्टिकल 30, ये भी सिटीजन्स को ही मिलते हैं ना, और फॉरेनर्स को नहीं। बट ऑन द अदर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, इट प्रोवाइड्स सम फंडामेंटल राइट्स टू फॉरेनर्स ऑल्सो एंड एक्सेप्ट एनिमी। जो एनिमी फॉरेनर्स होते हैं, जैसे किसी भी कंट्री से अगर इंडिया का वॉर हो जाता है, तो उस कंट्री के जो लोग होंगे, फॉरेनर्स होंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एनिमी। सो सिटीजन्स और फॉरेनर्स को जो राइट्स मिलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 14, दैट इज़ इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 20 कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको वो राइट मिलता है कि दे कैन प्रोटेक्टेड, ठीक है। आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उनको मिलता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एरेक्शन एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, prohibition of traffic in human beings and forced labor, that's article 23. Prohibition of employment of children in factories act, article 24. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, ठीक है। आर्टिकल दे कैन फॉलो एनी रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट, आर्टिकल 25 दे कैन मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स, दैट इज आर्टिकल 26। एंड फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 27। एंड फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दैट इज आर्टिकल 28। So these were the availability of fundamental rights, very important topic. Next is martial law versus national emergency. तो अपन को पता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कर्टेल हो जाते हैं, और मार्शल लॉ में भी क्या अफेक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स का, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। मार्शल लॉ वो होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया मिलिट्री के अंदर आ जाता है, और वो उसको डील कौन करता है? मिलिट्री ही, आर्म फोर्सेस ही डील करती हैं उससे, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स। मार्शल लॉ में क्या होता है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट होता है, बट ऑन द अदर हैंड नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स तो लोगों के अफेक्ट होंगे ही, बट ऑल्सो जो रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड मे एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट। तो नेशनल इमरजेंसी में ये सब सेंटर स्टेट का रिलेशन, जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल टाइम्स में, ये सब इफेक्ट करता है, ठीक है। बट मार्शल लॉ कहीं पे भी लगता है तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन और ये सब इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। तो गवर्नमेंट वहाँ पे सस्पेंड हो जाती है जिस एरिया में मार्शल लॉ लगता है, और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, वो सब वहाँ पे से हट जाते हैं एक्चुअली, और वहाँ पे
अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ और जो आर्मी के कोर्ट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं. बट ऑन द अदर हैंड इन नेशनल इमरजेंसी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट इज़ अनअफेक्टेड. तो गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट विल बी अनअफेक्टेड इन नेशनल इमरजेंसी. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न. ठीक है, मार्शल लॉ कब लगता है? या तो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ हो उस एरिया में और वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ लगता है. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड नेशनल इमरजेंसी इट कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन 3 ग्राउंड्स, दैट इज़ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. ये 3 ग्राउंड्स है जिस पे नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो कि मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, और ऐसी कोई चीज़ मार्शल लॉ वाली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी रीज़न से लग सकता है. ठीक है, बेसिकली मेन रीज़न ये है कि ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, इट इज़ इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है मार्शल लॉ. बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ इम्पोज्ड ईदर इन द होल कंट्री, और नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड इन ईदर इन द होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट. तो होल कंट्री में भी हो सकता है और एक पार्ट में भी हो सकता है, बट मार्शल लॉ एक स्पेसिफिक एरिया में ही होता है. फिफ्थ पॉइंट इज इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इम्प्लिसिट. इट इज़ इम्प्लिसिट बिकॉज कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखे हैं मार्शल लॉ के रिगार्डिंग. बट नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि इट हैज स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इट इज़ एक्सप्लिसिट. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस मार्शल लॉ, नेशनल इमरजेंसी, जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अवेलेबिलिटी अपन ने, दीज आर द बेसिक, it was the basic overview of various fundamental rights.